मैंने थर्मलिक्स तो आपको पढ़ा दिया है ना? यस सर। तो मैं एक काम करता हूं, भाई वसीम जफर कब तक आप ऐसे आते रहेंगे? आपने मुझे ईमेल कुछ और दी है, आप आते किसी और ईमेल से हैं। क्यों वसीम? देखिए, अब लिखिए, वर्क सैंपलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय LHC टिपेट in 1940 and was given the name of ratio delay. It is a fact-finding tool towards obtaining information on three criteria. Activity and delay sampling. पहला, activity and delay sampling, which is to measure activities and delay of worker or machine. That is percentage of total time the worker is working or the machine is being used. पूरे दिन का डेटा लिया जाए तो मालूम पड़ेगा कितना टाइम वर्कर परसेंटेज वर्कर काम कर रहा था, कितनी परसेंटेज मशीन काम कर रही। एक्टिविटी डिले की सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल में निकालते हैं। कभी कभी चेक कर लिया और बाद में उसकी बेसिस पे कहा आपने कि 10% वर्कर काम कर रहा था और 90% मशीनें काम कर रही। या 50% वर्कर काम कर रहा था, 20% मशीनें काम कर रही, बाकी सब लॉस हो रहा था। तो पहले को बोलेंगे हम एक्टिविटी एंड डिले सैंपलिंग। दूसरा जो है वो है परफॉर्मेंस सैंपलिंग। परफॉर्मेंस सैंपलिंग, परफॉर्मेंस मतलब कि जो लेवल ऑफ इंडेक्स ऑफ वर्कर कितना काम करता है उसका लेवल, अपने काम के साइकिल में कितना काम कर रहा है। मतलब
अगर उसका 10 घंटे का टाइम है तो 8 घंटे वर्किंग है और 2 घंटे नॉन वर्किंग। तो वर्किंग टाइम और नॉन वर्किंग टाइम का मालूम करने को हम एक इंडेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो होता है परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो पहला जो है कि कितनी एक्टिविटी हो रही है, कितनी परसेंटेज मशीन काम कर रही है, कितना वर्कर काम कर रहा है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो गई जो आपका परफॉर्मेंस है वर्कर की इंडेक्स है, उसको स्टेब्लिश करना। तीसरा जो काम है वो है वर्क को मेजर करना। सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं आपने कहा कि ये जो क्लच प्लेट है ये 17 मिनट में असेंबल होगी, तो आपने एक वर्क मेजरमेंट का एक इंडेक्स बनाया क्लच प्लेट। तो दिस इज हाउ वर्क सैंपलिंग इज बीइंग यूज्ड। वर्क सैंपलिंग जो है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। इसमें एक सैंपल रैंडमली लिया जाता है और उसको जो लेते हैं वो स्टैटिस्टिकली वैलिड तरह से लेते हैं। आपने आज लिया, कल लिया, परसों लिया, आपने कई ढेर सारे सैंपल लिए और उसकी बेसिस पर आप स्टैटिस्टिकल रीजनिंग की बेसिस पर आप बताते हैं कि ये रेशियो डिले है, परफॉर्मेंस सैंपलिंग है या वर्क मेजरमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये है वर्क सैंपलिंग जो कि एलएससी टिपेट ने बताया। वर्क सैंपलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कहां होती है। वर्क सैंपलिंग इज यूज्ड फॉर सिचुएशंस वेयर वी फोरसी दैट देयर इज लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन दी जॉब। एक आप बैंक में जाते हैं और बैंक में आपका कैशियर है। कैशियर जो है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग अमाउंट लेता है, अलग अलग अमाउंट देता है। तो जो उसका पैसा देने का जो साइकिल है वो डिफरेंट है हर आदमी के साथ। शादाब भाई अपने अपने हिसाब से एंटर करिए। क्या तमाशा है शादाब? शादाब 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 अहमद कौन है भाई ये? शादाब अहमद कहां चले गए? एंटर करके भाग गई है शादाब अहमद। शादाब अहमद कहां है? फिर मैं इनको निकाल दूंगा, फिर ये आ नहीं पाएंगे, समझ लीजिए बात ये। शादाब अहमद कौन है भाई ये? जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो आप अपने ईमेल आईडी से क्यों नहीं एंटर करते हैं? जी सर। आपकी ईमेल आईडी क्या आपने रजिस्टर कराई हुई है?
जो आपने मुझसे मेल करवाया, आज मेल करवाया, वो क्या मेल था आज हमसे करवाया था? है जी सर, कौन सी ईमेल आईडी? सर ईमेल आईडी आज रजिस्टर हुई है सर। हाँ तो उसी से करिए एंटर, इससे मत करिए आप। उससे एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे हमें बार बार हमें एंटर करना पड़ता है ना? उसमें यस कर दिया आपने, बस करते रहिए एंटर उसी से। जो भी आपके पास लिंक आए उसको यस कीजिए और एंटर करते रहिए। आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है एंटर कराने की, है? सॉरी सर, आपसे उसी से नहीं सॉरी नहीं, मतलब हम बता रहे हैं कि सभी लोग करें, सबको फायदा रहेगा उससे। अच्छा, अब जो बात हो रही थी वो वर्क सैंपलिंग की हो रही थी। तो एलएससी में रेशियो एनालिसिस थी। तो बहुत सी सिचुएशन ऐसी है जहां पर जॉब जो है वो फिक्स नहीं है। एक कैशियर है, लोगों से पैसा लेता है, लोगों को पैसा देता है, हर से अलग अलग अमाउंट लेता है, तो उसके जो साइकिल टाइम है उसको आप सेम नहीं मान सकते। कोई 1 घंटे में गियर बॉक्स असेंबल कर रहा है, कोई 15 मिनट में कोई और काम कर रहा है, सबका अलग अलग हिसाब किताब। अंडरस्टैंड कि देयर इज अ सिचुएशन बैंक के अंदर जहां पर कि एक वर्कर है और जो लोग काम करा रहे हैं वो काम तो सिमिलर है, बट उसका टाइम डिफरेंट है। कैश लेना है, चेक लेना है, वाउचर भरना है, सबके अलग अलग वाउचर भर रहे हैं तो अलग अलग टाइम लग रहा है। अलग अलग अमाउंट ले रहे हैं तो अलग अलग टाइम मिल रहा है कैश ले रहे हैं। अलग अलग अमाउंट दे रहे हैं तो कैश पे टाइम लग रहा है देने में। तो दिस इज हाउ देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए टूल which can help in foregoing these issues। कि भाई आपके जो लोग हैं जो वायलेशन कर रहे हैं वो जो है आप उसको समझ सकें, वर्क सैंपलिंग, या जो लोग फॉलो कर रहे हैं रूल को उसको आप समझ सकें। तो वर्क को आप सैंपल कर रहे हैं। आपने एक काम किया कि एक आपने आपके ऑफिस में किसी स्टोर कीपर ने आपसे कहा कि सर बहुत काम बढ़ गया है, मुझे एक और असिस्टेंट चाहिए। तो आपने पूछा क्या काम करते हो? उसने कहा सर ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो आपने क्या किया, उसी काम को करने के हिसाब से मार्केट से मालूम कर लिया। तो आप पास एक आदमी और आ गया जो कम उस पर काम कर लेता है और बेहतर काम करता है, और आप किस सीख वो भी है, सपोर्ट सिस्टम भी डेवलप किया हुआ है। दिस इज हाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ टूल जो कि जॉब का स्टैंडर्ड टाइम निकाल ले, और जॉब वो जो रेपिटेटिव हो और बहुत सिमिलर ना हो, 100% सिमिलर नहीं, सबका टाइम अलग अलग हो जो आप काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो टूल ढूंढा गया वो ढूंढा गया, उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो डिले एनालिसिस। एंड दैट वाज रेशियो डिले एनालिसिस वाज used for determining the amount of time, the ratio of machine working and the man working। परफॉर्मेंस रेटिंग पे हुआ, और जो थर्ड हुआ वो आपका वो हुआ वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट, और वर्क मेजरमेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इस तरह से वर्क सैंपलिंग के 3 हैं। वर्क सैंपलिंग यूज वहां होती है जहां पर कि काम तो सिमिलर हैं बट उनका जो टाइम है वो थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। जैसे कि आपने कहा कि हमें जो है मेंटेनेंस करनी है मशीनों की, तो जब भी आप मेंटेनेंस करेंगे तो आप अलग अलग चीजें पाएंगे मशीन में, आप सेम चीज नहीं पाएंगे। असेंबल करना है तो सेम चीजें होंगी पार्ट,
बट अगर मेंटेनेंस कर रहा है तो वो अलग अलग निकलेगा। तो इसकी वजह से जब मेंटेनेंस के लिए आप जाएंगे तो आपको वर्क सैंपलिंग पॉसिबल नहीं होगी, राइट। So see that why should we use work sampling? यूएस में बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े, और देयर दे हैव कैमरा स्टडी। कि गिलब्रेथ ने जैसे किया था, उसने क्या किया कि उसने टाइम फिक्स कर दिया, रेंडमली लोगों की वैल्यूज दी और कब कब जो है लोग काम कर रहे हैं वो टाइम उसने निकाला। कि आपने पहले फिक्स किया कि वर्किंग क्या है, नॉन वर्किंग क्या है, तो उसके हिसाब से आपने कैमरा लगा दिया या फिर उसके हिसाब से आपने आदमी रख लिया। तो उसी टाइम पर, वो टाइम जो कि जिसमें कोई बायसनेस नहीं होती, उस टाइम पर जाके वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो यस है, नहीं कर रहा है तो नो है। उस तरह से आप उसकी रेशियो डिले निकाल लेंगे। दिस इज हाउ वर्क सैंपलिंग इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द इंडस्ट्री। और ये जो वजह है इसकी, वर्क सैंपलिंग जो है उन जॉब्स के लिए जहां पर बहुत सब्जेक्टिविटी है, जहां पे चीजें फिक्स नहीं है, जहां पे जॉब जो है पूरे फिक्स नहीं है। जैसे आप मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, जॉब फिक्स नहीं होगा, हर मशीन पे अलग अलग मेंटेनेंस टाइम जाएगा, तो वहां पर आप वर्क सैंपलिंग करेंगे। तो वर्क सैंपलिंग जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है जो स्टैटिस्टिकली जो है वो वैलिड है। अच्छा, वर्क सैंपलिंग में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है कॉन्फिडेंस लेवल। अभी आपको देखिए मैं दिखाता हूं। अब देखिए 3 कर्व है, तो एरिया अंदर 1 सिग्मा कर्व इज 68.27। मतलब अगर 100 डेटा लेंगे तो 68.27 उसके अंदर आएंगे, उस रेंज के अंदर उसमें आएंगे। अगर 100 1 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा है 95.45, मतलब 0.55, और 99.73 दैट 0.27। तो मतलब अगर आपके 10,000 में से 9973 वैल्यूज जो है कर्व के अंदर आ रही हैं, तो ये 3 सिग्मा हुआ। तो अब आपने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्फिडेंस लेवल को 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा से आपने डिनोट किया। और 1 सिग्मा हो गया कि आपने सिग्मा के अराउंड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, 2 सिग्मा में 2 देखा, 3 में 3 देखा, तो आपको 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया। उसके बाद में फिर जो है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो है ये है कि जो वैल्यू आपकी है वो उस में पाई जाएगी। तो यहां पर आप लोग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं हम लोग कि वो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बायनोमियल होता है। तो बायनोमियल में स्टैंडर्ड डिवीजन होता है पी क्यू बाय एन। पी तो सिंपल हो गया, क्यू जो है 1 माइनस पी हो गया, और एन जो है आपका वो सिंगापुर से है। पी 1 माइनस पी, पी जो है वर्किंग, 1 माइनस पी नॉन वर्किंग, एंड एन जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टेकन रैंडमली। आपने 100 ऑब्जर्वेशन ली, जिसमें से 30 जो है वर्किंग है, तो पी आपका 0.3 हो गया। 1 माइनस 0.3 जो है 1 माइनस पी हो गया, तो 0.3 इंटू 0.7 बाय 100। उसका जो आपने स्टैंडर्ड डिवीजन एस जो है आपका
एक्यूरेसी है डिजायर्ड, और P जो है परसेंटेज एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल. So this way we can find out how many readings should be taken for a given sample. N जो है वो हम डिटरमिन करते हैं इस फॉर्मूले से. हमें डिजायर्ड रिलेटिव एक्यूरेसी मालूम होती है, हमें परसेंटेज एक्सप्रेशन मालूम होते हैं, P जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, और N जो है हम ये मालूम करते हैं. तो दिस वे आपका SP2 इंटू P इंटू 1 में SP अपॉन N है. यहां पे सिग्मा 2 है, फिर ये 3 कर देंगे तो सिग्मा 3 हो जाएगा, 4 कर देंगे तो 4 सिग्मा हो जाएगा. This way we can find out the number of readings to be taken for a certain level of number of given of confidence and accuracy. Accuracy जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके इंडस्ट्री, आपकी किसी जॉब में. ये आपका एग्जाम्पल है, तो देखिए आप दिखाई पड़ रहा है आपका एग्जाम्पल. दैट इज परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम ऑफ ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन in a department by work sampling. तो कॉन्फिडेंस लेवल आपने 95 मान लिया, एक्यूरेसी 5% मान लिया. 95 मतलब 2 सिग्मा, और एक्यूरेसी प्लस 5% मीन्स 95% एक्यूरेसी. अब आपने फॉर्मूले में रख दिया, एस की वैल्यू रखी 0.05, पी जो है आप जानते नहीं है, और आपने पी इंटू 1 अपॉन एन की वैल्यू छोड़ दी. उसके बाद में आपको मालूम हुआ P जो है आपका 0.25 है. आपने P इक्वल रख दी, and this way you have been able to find out the value of N. कितनी रीडिंग्स लेंगी आपका ये सही है. ठीक, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में और स्टैंडर्ड डिवीजन में फर्क क्या है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेवल है कि जब आप कहते हैं कि ये वैल्यू इसमें बीच में पाई जाएगी. आपने कहा 1 सिग्मा के अंदर ये वैल्यू पाई जाएगी, वो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. आपने कहा 2 सिग्मा में पाई जाएगी, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक, और एक्यूरेसी जो है आपका जो डेटा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है. एस पी इंटू अंडर रूट 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू अपॉन एन. एन इज सैंपल साइज. तो जो इसका बेनिफिट है कि इसका ये मैं सवाल दिखा रहा था आपको, सवाल देख लिया आपने इसको, और ये जो है मशीन कितनी आइडियल है, वर्किंग है कितनी आइडियल है, आपने टोटल ऑब्जर्वेशन में आपने ये निकाल लिया, और आपने वर्क सैंपलिंग में पी की वैल्यू निकाल ली, करके देखिए आपने एन निकाल लिया. तो आपसे एन से मालूम हो गया कितना आपको काम और करना पड़ेगा इसके लिए. तो इसमें लिखा है ना कि मोशन पिक्चर कैमरा फॉर वर्क सैंपलिंग. तो पहले जमाने में मोशन पिक्चर कैमरे से ही थर्मलिक करते थे, उसको फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करते थे, फिर इसको चेक करते थे, और वो सब जमाना फर्क हो गया है. हम लोग जो है रैंडमली भी नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड डिवीजन के थ्रू उस पर करते हैं. एक आपने सिग्मा डिसाइड कर दिया, एक एक्यूरेसी डिसाइड कर ली, और फिर जो है हम लोग रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सैंपल निकालते हैं. सैंपल में कोई बायसनेस नहीं होती है कि सुबह का निकाल रहे हैं शाम का निकाल रहे हैं. तो वील हैव अनबायस्ड सैंपल. रैंडम नंबर्स यहां पे यूज होते हैं. रैंडम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखते. तो रैंडम की एल्गोरिथम्स आती है, मॉड्यूलो आती है,
कि आपसे मालूम हो जाता है कि आपने कितने जो है नंबर्स आपके एक्यूरेट हैं और कितने आपके रिलायबल है। एक्यूरेट पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है और रिलायबल या एक्यूरेट। दिस वे आप लोग जो है रैंडम नंबर्स की यूज करते हैं। अब आपको अगर किसी की वर्क सैंपलिंग करनी है, उसका तरीका होता है कि आप क्या करेंगे कि वर्कर से पहले डिफाइन करेंगे, पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। आप सबसे बात करेंगे कि वर्क सैंपलिंग करनी ही क्यों है, क्यों करनी है। जब वर्क सैंपलिंग करने की बात हो जाएगी तो फिर आप आदमी को कॉन्फिडेंस में लेंगे, उसको बताएंगे कि भाई हम तुम्हारे प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। क्योंकि वर्क सैंपलिंग के बाद में वर्कर जो है कम टाइम में और ऑप्टिमल टाइम में जॉब को कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसका वेज इंसेंटिव बढ़ जाएगा। तो दिस इज हाउ द वर्क सैंपलिंग इज गोइंग टू हेल्प द वर्कर। अब जो वर्क सैंपलिंग है उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू बी टेकन, वो इंपॉर्टेंट चीज मालूम करना होती है। तो एन की वैल्यू मालूम करने के लिए आप एस और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मालूम और उसको फॉर्मूले में रखते हैं, उससे आप एन निकालते हैं। उतने आपने वैल्यू ले ली, फिर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन चेक किया अपना, फिर देखा जामी उसके अंदर नहीं आ रहा है वैल्यू में, तो फिर आपने फिर और वैल्यूज ली। दिस वे दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस। अब आपको वर्कर की एक रीडिंग लेनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपकी वर्कर वर्किंग है कि नॉन वर्किंग। You have to find out either the working is working or non-working. तो अब आप अगर वर्किंग में हैं तो आप वर्कर जो कोई काम कर रहा है, आपने डिसाइड कर लिया कि क्या क्या चीज वर्किंग होती है। मान लीजिए वर्कर जो है अखबार पढ़ रहा है, तो आपने कहा भाई ये वर्किंग में आ गया। अखबार पढ़ रहा है, लेजर में आता है वो वर्कर के लिए। तो दिस वे हम लोग वर्किंग को नॉन वर्किंग से डिफरेंशिएट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल ट्रेन द पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ अर्न। तो आप वर्किंग का कितना होगा, नॉन वर्किंग कितना होगा, उसकी वैल्यू से पी निकालेंगे। फिर पी निकाल के एस की वैल्यू आप अज्यूम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ आप वो भी अज्यूम करेंगे एस की वैल्यू। फिर आप दोनों को लेके आप जो है आप स्टडी करेंगे। स्टडी करने में वाली 10,000 बार किया और फिर आपने देखा कि वर्कर कितने टाइम वर्किंग था। हमारे पास 9,500 बार वर्किंग था और 500 बार नहीं वर्किंग था। तो 500 कहाँ गई? कोई आसपास की टेबल किसी उसमें नहीं गई। तो वर्कर का वर्किंग का और नॉन वर्किंग का टाइम आपने निकाला। दिस वे वी कैन फाइंड आउट हाउ मच टाइम द वर्कर इज वर्किंग एंड हाउ मच टाइम इज नॉट वर्किंग। अब आप देखिए 3 काम होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड निकालना, एक होता है आपका टाइम जो आपका जो परफॉर्मेंस सैंपलिंग है, और एक जो है आपका रेशियो डिले है। ये 3 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं वर्क सैंपलिंग के पर्सपेक्टिव से। वर्क सैंपलिंग के लिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलता है ये पढ़ लीजिए। देखिए तो कोई भी जॉब का जो टोटल टाइम है, फिर वर्किंग टाइम है, फिर परफॉर्मेंस रेशियो है, उसमें अलाउंसेस जोड़ दिए, टोटल वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आ गई वो आपको मालूम हो गई कितने परसेंटेज जो है टाइम वर्किंग है, कितना नॉन वर्किंग है, कितना जो है वो टाइम लेता है एक्चुअल। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड टाइम आ गया। स्टैंडर्ड टाइम में उसका जो टाइम है एक्चुअल वो है नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम के साथ साथ फिर आपका जो
नॉर्मल टाइम आपने निकाल लिया तो फिर आपका आया रेटिंग फैक्टर के हिसाब से, पहले तो एलिमेंटल टाइम, फिर नॉर्मल टाइम, फिर स्टैंडर्ड टाइम। ये 3 तरह के टाइम्स होते हैं जिससे कि हम वर्कर को मालूम करते हैं कि वो जो है वर्क के प्रति कितना सिंपल है, कितना जागरूक है, कितना जानता है। So this way we can find out the standard time of a job without even performing the job, और जो जॉब हो रही है उस चीज पे आपने निकाल लिया एस को, उसके बाद फिर आपने एस को उसको। So this way we find out the standard time of doing a job। आपने कहा वर्कर जो है 70 वाउचर दिन भर में करता है, तो आपने कहा ठीक है 7 वाउचर पर आवर का इसका प्रोडक्टिविटी। तो वर्कर को आपने कुछ नया तरीका वाउचर ऐसे किए जाए, मशीन में डाल दिए जाए, तो मालूम पड़ा वो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और 7 की जहां 20 वाउचर लेने लगा, क्योंकि सब वाउचर को वो डाल देता है बिन में, और बिन से वो रीड हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं और इनिशिएट हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी डू फॉर द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप हर एक्टिविटी का एक टाइम निकालना चाहते हैं, एक्टिविटी कितने टाइम में पूरी होती है, दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम। अब ये है एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ वर्क सैंपलिंग इन कंपैरिजन विद टाइम स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ें। ठीक, तो एक तो एक्टिविटीज का है जो कि बहुत कॉस्टली है, जो हो नहीं सकती है, इम्प्रैक्टिकल है, वो वर्क सैंपलिंग से मेजर होती है। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट जहां पे आता है, जहां पर साइक्लिक जॉब्स है, लेकिन हर साइकिल जो है दूसरे साइकिल से डिफरेंट है। मान लिया मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हर बार मेंटेनेंस अलग है। अच्छा, इसमें आपको बहुत ही क्वालिफाइड वर्कर नहीं चाहिए, बल्कि आपको एक टाइम चाहिए जिस पर कि आप किस टाइम पर आप वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे, वो टाइम आपको रैंडम नंबर थ्योरी से मिलता है। द टाइम एट विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द वर्कर इज गिवन बाय रैंडम नंबर। तो आपके पास रैंडम नंबर से आ जाएगा कि इस टाइम पर आप वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे, और आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसमें अलाउंसेस जोड़ेंगे, और आप ये चेक करेंगे कि वर्कर जो है नेसेसरी हैरेस ना हो। जो आप करते हैं टाइम स्टडी करने से पहले, वही काम आप मोशन स्टडी करने से पहले करेंगे। कि आप पहले डिफाइन करेंगे कि दाल, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आपके प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, एंड फॉर दैट प्रॉब्लम यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम, एंड दैट टाइम विल बी पुट एज ए स्टैंडर्ड टाइम। वर्क सैंपलिंग की स्टडी को कभी भी आप किसी वक्त भी उठा के आप जा सकते हैं। इसके लिए बहुत स्पेशलाइज आदमी नहीं चाहिए वर्क सैंपलिंग के लिए। वर्क सैंपलिंग फिर समझिए कि वर्क सैंपलिंग इज जनरली फॉर सिचुएशंस जहां पर कि आप साइक्लिक जॉब्स हैं, उसमें हर बार आउटपुट चेंज होती है, इनपुट चेंज। इसको आपको मैं आज की कॉपी दे दूंगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, वर्क सैंपलिंग
अच्छा, दूसरी बात यह है, आपका एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम में क्या आपका सिलेबस रहेगा? वसीम, क्या सिलेबस रखेंगे आप बताइए? व्हाट शुड बी योर सिलेबस इन द एग्जाम? क्या बच्चे है ही नहीं क्लास में? क्या सब चले जाते हैं खाना खाने? सर आप बता दिए सर, क्या रहेगा टॉपिक बता दिए। आपके 2 सेक्टर टेस्ट होंगे। देखिए, यूनिट 1 मैंने कवर की, यूनिट 2 कवर की है, कुछ पार्ट यूनिट 3 का भी अब रह गया है। मैंने क्वालिटी, आप देखिए आपकी यूनिट 1 यूनिट 2 तो पूरी हो चुकी है। अब आपका जो काम रह गया है वो इन्वेंट्री रहेगा। इन्वेंट्री मैंने पढ़ाई नहीं पढ़ाई है? क्या सर? इन्वेंट्री पढ़ाई है मैंने? नहीं सर, इन्वेंट्री तो नहीं आया टॉपिक। हाँ, अच्छा, क्वालिटी नहीं पढ़ाई है? नहीं सर, वो भी नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये तो आपका 2 यूनिट कवर हुआ है, तो दोनों में से रहेगा जो भी सिलेबस रहेगा। सर इसके मटेरियल सर आपने दिए नहीं थे सर, बोल रहे थे कि मैं भेज दूंगा कभी, सर ग्रुप में प्रोवाइड कर देगा अगर सर हो जाए तो, सर उससे पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, रुक जाइए। यस सर। एक काम, रुक जाइए। आपकी गूगल क्लास जो है, जी सर, गूगल क्लासरूम है हमारा। क्या हुआ? ले जाओ, अपना करना है। गूगल क्लास जो तुम्हारी है, मैं इसको मैं 1 मिनट आपकी गूगल क्लास खोल लूं। देखिए, मैंने एक तो ये चीज है कि आपको पूरे हैंडआउट दिए हैं लैब में। वो जो हैंडआउट है उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं पहले से, टाइम स्टडी, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट भी है। सर तीन प्रैक्टिकल है। हाँ, देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बी प्रोजेक्ट है, बी इंडस्ट्रियल मैकेनिकल। तो गूगल क्लास में हमने थर्मलिक के नोट्स दिए हैं, टाइम स्टडी दिया है, वर्क सिस्टम डिजाइन दिया है। ये तीनों है। ठीक है सर। और उसके बाद में सिस्टम इंजीनियरिंग का नहीं मिला है। अब क्या रह गया है आपको?
देखिए मैं आपको ये पोस्ट कर रहा हूं। आप ये मटेरियल को इस वक्त पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए मिल गया आपको। देखिए वर्क सैंपलिंग, वर्क सिस्टम डिजाइन, ये हमने आपको 3 यूनिट दी के नोट की, 6 और 8 और 9। देन प्रॉब्लम सोल्यूशन, देन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव, और सिस्टम्स का भी हमने आपको हैंड आउट, ये आपको सब आपको सिस्टम में सारा आएगा सर। हाँ, सिस्टम में हैंड आउट से आपको जो मैंने दिए हैं और जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वो इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ये आपका गूगल क्लासरूम में जो पोस्ट किए सर वो सारे सेशन में रहेंगे टॉपिक्स। हाँ, ये तो आपको मैं दे दिया है, आप पढ़िएगा। और क्या 2 यूनिट है इसमें, 2 यूनिट पढ़ी जाएंगी बस, और क्या। ठीक है सर। ठीक है, मैं बंद करता हूँ क्लास आज से। और फिर जो है हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन में दूंगा, ओपन टाइप दूंगा उसको, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में दूंगा ओपन टाइप। अच्छा, प्रोसेस चार्ट जो है वो आपके पास में है, जो कि आप बुक से पढ़ सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं बुक प्रोसेस चार्ट अभी फ्लो प्रोसेस चार्ट, और ये जो है जितना भी आपका ना, जो आपका एनपीटेल के 3 है जो आईटी रुड़की वाले, वो वीडियोस आप समझ लीजिए। उसी से 200 प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, साइमो चार्ट, इस आपके हैंडआउट भी और आपके पास एनपीटेल वीडियो में भी, उसी से आप ये सब टॉपिक तो सर प्रैक्टिकल के भी टॉपिक है ना। हाँ, ये आप देख के फिर हम लोग जो है लेंगे नेक्स्ट। इसका आज अटेंडेंस ले लिया, फिर हम लोग जो है 9 तारीख को हमारा टेस्ट होगा। ठीक है। यस सर, यस सर। और कुछ नहीं पूछना मुझसे, या मैं नमाज पढ़ लूं फिर मैं आऊं? जी सर, पढ़ लिया नमाज। अगर पूछना तो आप पूछ लिया मुझे। ठीक है भाई, मैं अभी 10 मिनट बाद आता हूँ। ठीक है सर, ठीक है।
दो दिन बाद है, तो उस एग्जाम के लिए आपका पूरा 2 यूनिट्स का सिलेबस रहेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी छोड़ दे रहा हूं और जिसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको। सेशनल में क्या रहा है? सेशनल में यूनिट 1 और यूनिट 2 से आएगा। गूगल क्लास में मैंने आपको मटेरियल भेजा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये 3 टॉपिक हैं ऐसे जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पढ़ लें अपने आप से। काइंडली रीड देम।
प्रॉब्लम सॉल्विंग में पढ़ा चुका हूं, प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी मैंने आपको कहीं ना कहीं बताई है, और ये जो है प्री डिटर्मिन टाइम सिस्टम्स हैं, इसको जो जैसे कि हम बता दें आपको कि इसमें जो है ये 27 वाला जो चैप्टर है बांस का, थोड़ा सा उसमें से आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज होती है, पीडीटीएस क्या होता है, और ये जो एक वर्क फैक्टर्स क्या है ये आप समझ लीजिएगा। ये आपके समझने का है, कभी कभार पूछने में आएगा, एग्जाम में ये नहीं आएगी ये चीज, ठीक। अच्छा, उसके बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 22 प्रिंसिपल्स है, इसको आप पढ़ लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मैं फिर कहूंगा कि इसको आप प्रॉपर्ली इसके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में भी आ सकता है। और उसके बाद में जो हमने चैप्टर 1 से 11 तक का दिया है, ये आपके, हेलो आवाज आ रही ना आपको मेरी? जी सर आ रही है सर। जी सर आ रही है। दिया है, उसमें मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री है, जो मैंने पढ़ाया वो सब इसके अंदर है। तो इस तरह से मैंने आपको सारा मटेरियल दोनों यूनिट का पूरा दे दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद में हम लोग जो है क्लास में जो मैंने 2 चीज नहीं पढ़ाई है, वो 22 प्रिंसिपल्स के बारे में मैं लिखाया नहीं है, वो लिखने का ही है बस, वो इसको आप लिख के रख लीजिएगा बस वही चीज मैंने नहीं पढ़ाई है, और प्री डिटर्मिन टाइम सिस्टम से नहीं पढ़ाया है, वो पढ़ लीजिएगा, उसको एग्जाम में पूछूंगा भी नहीं मैं इसको। तो एक चीज ऐसी है जो मैंने नहीं पढ़ाई है और एग्जाम में पूछ सकता हूं, वो है 22 प्रिंसिपल्स, उससे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, मैंने आपको मेल कर दिया। तो दिस वे आई एंड अप दिस क्लास, और हम लोग जो है विल मीट, राइट। और अगले टर्म से मैं आपको क्वालिटी पढ़ाना शुरू करूंगा, श्योर, इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ाई करिए। ओके सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर।